नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IAS प्रिपर। UPPCS प्री एग्ज़ाम का जो CSAT पेपर 2 है, जिसको आप CSAT पेपर बोलते हैं, जिनके लिए थोड़ा सा वो चैलेंज है, जिनको कठिन लग रहा है, उनके लिए हमने एक रणनीति डिस्कस की थी कि कैसे उसमें पास करें आसानी से। कई लोगों ने कहा कि उसमें जो अंतर्वैयक्तिक क्षमता, संप्रेषण कौशल और जो टॉपिक हैं, कहने का मतलब जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको वैसे कहीं पढ़ने को नहीं मिलते हैं। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, ये सब टॉपिक हैं। तो उन पर कुछ वीडियो दिए जाएं, कुछ प्रश्नों को बताया जाए। तो मैंने भी सोचा ठीक है, कुछ इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसका सबसे अच्छा हमने तरीका सोचा कि पुराने सालों के हम पेपर उठाएं और वहाँ से उसको सॉल्व करते समय हम व्याख्या करने की कोशिश करें, और आप लोग अगर इसमें साथ देंगे तो निश्चित तौर पर ये लाभ मिलेगा आपको। मैं ओम प्रकाश पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। इसको आप टेस्ट मानकर दीजिएगा, लेकिन मैं हर प्रश्न के बाद उसकी व्याख्या प्रस्तुत करूँगा, तो ये आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी और टेस्ट भी हो जाएगा। चलिए इसका हम पहला प्रश्न लेते हैं। आज 20 प्रश्न हम देखेंगे अंतर्वैयक्तिक क्षमता और संप्रेषण कौशल के, ठीक है ना। तो इंटरपर्सनल स्किल जो टॉपिक है उसके एंड कम्युनिकेशन स्किल। पहला प्रश्न है, संप्रेषण में किस का नियम प्रयुक्त होता है। ये किस मतलब KISS, ये किस का नियम प्रयुक्त होता है। तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ लिया गया। यहाँ पर अब जरा सा आपको पहले आप इसका उत्तर दीजिए कि क्या है आंसर। पहला है कीप इट स्टाइल एंड सब्टल, आप लोग पढ़ लीजिए इसमें। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, कीप इट सिंसियर एंड सेक्रेट, कीप इट सेफ एंड सेडेट। आप अपना उत्तर टिक कर लीजिए। और इसका सही आंसर है बी, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। बात हो रही है संप्रेषण की, और संप्रेषण आपने अगर कहीं भी नहीं पढ़ा है तब भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि इसको अगर थोड़ा दिमाग आप लगाएंगे तो ये आसानी से आप प्रश्न कर सकते हैं। देखिए, जब आप किसी के सामने अपनी बात रखते हैं तो आप बात रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि कम शब्दों में, सरल शब्दों में बात को रखा जाए, ना कि उसको खूब बढ़ा चढ़ा के रखा जाए, खूब कहानी सुनाई जाए। अगर आप अच्छे वक्ता हैं, अच्छे प्रेषक हैं, अपनी बात को अच्छे से समझाने वाले हैं, तो आपकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यही होनी चाहिए कि कम शब्दों में और सरल शब्दों में बात को रखें। इन विकल्पों को जब आप पढ़ेंगे तो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल यानी कि सामान्य शब्दों में, सरल में, और शॉर्ट यानी छोटे में, आप ऐसे ही उत्तर इसका दे सकते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, और कोई भी विकल्प इसमें सटीक नहीं बैठेगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि संप्रेषण है ना, कम्युनिकेशन जो ये टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, तो संप्रेषण के अंतर्गत ये पूछा जा रहा है आपसे, तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। दूसरे प्रश्न पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण त्योरी चढ़ने के नकारात्मक संकेत के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऊब, अधीरता, अविश्वास, चिढ़। सही उत्तर आपको इसका पता होगा, आप टिक करिए और फिर मैं इसको आपको समझा रहा हूं। और इसका सही उत्तर है डी, इसका चिढ़ सही उत्तर है। आप जब किसी से चिढ़ते हैं तभी तो त्योरी चढ़ाते हैं। नकारात्मक संकेत ये होता है, निगेटिव। अगर पॉजिटिव कुछ होगा तो आप ऐसे त्योरी नहीं चढ़ाएंगे। जैसे कोई काम है या कोई व्यक्ति है जिसकी बातों को आप पसंद नहीं करते हैं, कोई व्यक्ति है जिसके कार्य को आप पसंद नहीं करते हैं, तो आप उससे गुस्सा हो जाएंगे, उससे चिढ़ जाएंगे, तो ऐसे समय तो त्योरी चढ़ाएंगे। तो ये सिंपल सी बात है जो हम डे बाई डे अपने दैनिकचर्या में करते हैं, है ना। दिन प्रतिदिन जो हम जीवन जी रहे हैं उसमें ये सारे काम होते रहते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। एकाग्रता, अत्यधिक विश्वास, चिंतन के लिए समय लेना, विश्रांति। बताइए, जब आप आगे झुकने के धनात्मक, एक तो आगे झुकना और दूसरा धनात्मक वैयक्तिक संकेत, तो इसमें आपको उत्तर देना है कि क्या होगा इसमें से, और इसका सही उत्तर है एकाग्रता। जब आप किसी चीज के प्रति एकाग्र होते हैं, जैसे कोई आप क्लास में बैठे हैं उदाहरण के लिए, और आप क्लास में
जो भी आपको टीच कर रहे हैं, जो भी सर हैं, जो भी टीचर हैं, जो भी गाइड हैं आपके, तो उनको अगर आप सही से सुन रहे हैं तो आप ऐसे बिल्कुल एकाग्र होकर बैठेंगे, नहीं तो आराम से ऐसे ढीला करके शरीर इधर उधर आराम से मस्ती करेंगे। तो जो आगे झुकना है ये धनात्मक वैयक्तिक संकेत है कि आप डेडिकेटेड हैं उस व्यक्ति के प्रति, उसकी बातों के प्रति, है ना। अब इससे क्या होता है, जो भी बोलने वाला है और अगर आप सुनने वाले हैं या आप बोलने वाले हैं, कोई सुनने वाला है, तो दोनों के बीच में अच्छी तारतम्यता होती है, एकाग्रता होती है, तो बातें समझ में आती है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की बाधाओं में गृह्यता की कमजोरी है? गृह्यता यानी कि जो रिसीव कर रहा है, अस्पष्टता, शब्दांड आडंबर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, सही तो लिखा है, सही है, और समय और पूर्वाग्रह। सिंपल सा प्रश्न है, जरा सा दिमाग लगाएंगे आप इसको कर लेंगे। और इसका सही उत्तर है पूर्वाग्रह। मान लीजिए कि कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं या किसी बात पे चर्चा चल रही है, किसी भी बात पे, और आप पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, आपने एक माइंडसेट कर रखा है कि नहीं ये ऐसा ही है, तो आपको लाख कोई समझाएगा, आप कहेंगे नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही है, ये तो मैं चेंज ही नहीं करूँगा, है ना। तो पूर्वाग्रह से जब कोई ग्रसित होगा तो वो अगले की बात समझेगा ही नहीं, जो सामने वाला व्यक्ति उससे कह रहा है कुछ, वो समझेगा ही नहीं, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और जहाँ तक बात अस्पष्टता, शब्दाडंबर की और समय की है, तो ये गृह्यता की कमजोरी नहीं है, ये पूर्वाग्रह तो गृह्यता की हो जाएंगी, और ये तीनों किसकी कमजोरी हो जाएंगी? जो प्रेषक है, यानी कि जो मैसेज दे रहा है उसकी ये कमजोरी हो जाएंगी, ठीक है ना। इसको भी आपको तैयार कर लेना चाहिए। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती हैं जो अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर केंद्रित रहते हैं, ठीक है ना, होती है यहाँ पे होगा, जो अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर केंद्रित रहते हैं। पहला ये कथन है, और कारण है ऐसी भूमिकाएं अधिकार एवं संस्थिति से प्रत्यक्षता जुड़ी होती हैं। आपको बताना है, वही कथन कारण का प्रश्न है, दोनों सही है, स्पष्टीकरण कर रहा है कि नहीं, भाई यही चेक करना है। ध्यान से पढ़िए। तो अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती हैं जो अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर केंद्रित रहते हैं, सही है। ऐसी भूमिकाएं अधिकार और संस्कृति से प्रत्यक्षता जुड़ी रहती हैं, ये भी सही है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और व्याख्या भी ये कर रहा है, ठीक है ना, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या, इसमें कुछ समझाना ही नहीं है, तो ये तो सब होगी स्पष्ट लिखा ही है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं है, आपको बताना है। नाम मात्र का अध्यक्ष, नेता, संपर्क, और अगला इसका विकल्प है बॉस यानी मालिक। कौन सा अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं है, कौन सी, विचार कर लीजिए। और इसका सही आंसर है मालिक, यानी कि जो बॉस है वो अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं है। नाम मात्र का अध्यक्ष है, नेता है, संपर्क है, ये सब अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं हैं। बॉस अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं है, बॉस इज बॉस, ठीक है ना, वो अंतर्वैयक्तिक तौर पर भूमिका का निर्वहन नहीं करता है। जो अल्पकालिक समायोजनों एवं दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तनों में समता बनाए रखे उसे क्या कहेंगे? विकिरणक, संसाधन आवंटक, व्यवधान सुधारक, वार्ताकार। जो अल्पकालिक समायोजन हो और दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तन उसमें समता बनाए रखें, तो इसका सही आंसर है बी, संसाधन आवंटक, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, द्वंद्व समाधान में निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व संबंधी मुद्दों के बारे में सहमति के क्षेत्रों पर बल देने और असहमति के क्षेत्रों की उपेक्षा की व्याख्या करता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन ऐसा करता है? तो इसका सही उत्तर है प्रत्याहार, शमन, समझौता, मुकाबला, ये विकल्प हैं, और इसका सही है समन। समन के तहत द्वंद्व संबंधी जो भी मुद्दे होते हैं ये आपको तो कुछ ना कुछ चीज़ तो याद करनी पड़ेंगी। हर चीज़ आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे कि बिल्कुल सब ऐसे ही हो जाए, कुछ चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेंगी। तो इसमें जो द्वंद्व संबंधी मुद्दे होते हैं उनके बारे में सहमति क्षेत्रों पर ये जो बात बल दिया जाता है, और असहमति जो क्षेत्र होते हैं जिन क्षेत्रों में असहमति है, सहमति नहीं है, उन क्षेत्रों की उपेक्षा कर दी जाती है, उनके उपेक्षा की प्रक्रिया अपनाई जाती है।
तो इसको शमन कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है द्वंद्व समाधान से ये भी रिलेटेड है कि द्वंद्व समाधान की शैलियों में से कौन बचकर निकलने की शैली के रूप में जाना जाता है। सिंपल सा प्रश्न है, आप इसका उत्तर दे सकते हैं। दूसरों की कीमत पर अपने हितों की पुष्टि। अगला, दूसरों की रुचियों को संतुष्ट करना जबकि खुद की रुचि की उपेक्षा करना। और तीसरा है अगला कि निर्णय टालने, यहाँ पे होना चाहिए तलने लिख गया है, निर्णय टालने द्वारा दोनों पक्षों की रुचियों की उपेक्षा। और अगला है दोनों पक्षों को त्याग हेतु कहना। कौन सा इसमें बचकर निकलने की शैली है? और इसका सही उत्तर है निर्णय टालने द्वारा दोनों पक्षों की रुचियों की उपेक्षा कर देना। जब द्वंद्व समाधान की शैली में निर्णय टालने द्वारा दोनों पक्षों की रुचियों की उपेक्षा की जाती है तो इसको क्या कहा जाता है? बचकर निकलने की शैली के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन दूसरों के साथ संबंध होने की आवश्यकता दर्शाता है? अगला प्रश्न है सम्मिलित होने की आवश्यकता, व्यक्तिकरण की आवश्यकता, नियंत्रण की आवश्यकता, अनुरक्ति की आवश्यकता। आप उत्तर दीजिए। दूसरों के साथ संबंध होने की आवश्यकता क्या दर्शाता है? कौन सा इसमें? तो यह है सम्मिलित होने की आवश्यकता। सम्मिलित होने की जो आवश्यकता है वो दूसरों के साथ संबंध होने की आवश्यकता को दर्शाएगी, क्योंकि ये दूसरों के साथ स्वीकृत होने के साथ साथ दूसरों को स्वीकृत करने और सामाजिक समूह का सदस्य बनने की आवश्यकता को व्यक्त करता है। तो इसलिए ऐसा इसके अंतर्गत होगा, यानी कि दूसरों के द्वारा स्वीकृत तो होगा, दूसरों को स्वीकृत करने की भी बात ये होगी कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्वीकार कर ले और आप कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है ना। तो दूसरों के साथ संबंध होने की आवश्यकता यही है, सम्मिलित होने की आवश्यकता। आप जब सम्मिलित होंगे किसी ग्रुप में, किसी समूह में, तभी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये सुमेलन आपको करना है, सिंपल सा है। और इसमें एक तरफ देखिए ये संप्रेषण की बाधाएं दी हैं और दूसरी तरफ बाधाओं के प्रकार दिए हुए हैं। शब्द भंडार, दूरी, जल्दबाजी, कोलाहल, संरचनात्मक, पर्यावरणीय, पारिस्थितिक, भाषा। और इसको आपको सुमेलित करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर, आप अपना उत्तर दे लीजिए, फिर मैं इसको सुमेलित करके आपको दिखाई दे रहा हूँ। इसमें और विकल्प ये दो हैं, ये आप देख लीजिए। मैं सुमेलित किए दे रहा हूँ। देखिए शब्द भंडार सिंपल सा बिल्कुल है। शब्द भंडार किससे संबंधित होगा? ये चारों आप पढ़िए, संरचनात्मक, पर्यावरणीय, पारिस्थितिक। तो ये शब्द भंडार भाषा से संबंधित हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। दूरी जो होगी, दूरी तो संरचनात्मक होगी, तो ए का 4 यहाँ तो दिया है, लेकिन बी का 1 यहाँ पे तो नहीं दिया है, तो पहला कट हो गया। दूसरे की तो कोई बात ही नहीं है, दूसरा भी कट हो गया। अब अगले विकल्प पे हमको जाना होगा। जल्दबाजी जो होती है ये पारिस्थितिक होती है। आप जल्दबाजी कब करते हैं? ऐसी परिस्थिति आ जाए तब आप गाड़ी तेज चलाते हैं, है ना। ऐसे इसको रिलेट किया कीजिए। मान लीजिए कि कोई बहुत इमरजेंसी है तो आप गाड़ी तेज लेके जाएंगे, तो ये जल्दबाजी, ऐसे याद कर लीजिए। और कोलाहल पर्यावरण से संबंधित होता है। जो भी हल्ला गुल्ला हो रहा है, कोलाहल हो रहा है, तो ये कहाँ से संबंधित होगा? पर्यावरण से। तो ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। और ये विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है, ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, समझ भी गए होंगे। निम्नलिखित में से कौन तदनुभूति पूरक श्रवण की विशेषता नहीं है? तदनुभूति परक श्रवण की विशेषता कौन सा नहीं है? शब्द भी बड़े कठिन कठिन है यार। वक्ता की स्थिति में स्वयं को रखना, मूल्यांकन परक होना, देह भाषा का प्रेक्षण करना और संप्रेषण की विषय वस्तु एवं भावनाओं दोनों पर ध्यान केंद्रित करना। बहुत सिंपल सा प्रश्न है ये। जब आप तदनुभूति पूर्वक श्रवण कर रहे हैं तब आप मूल्यांकन परक नहीं होंगे। अगर आप मूल्यांकन परक हो जाएंगे तब आप अनुभूतिपूर्वक, तदनुभूतिपूर्वक श्रवण नहीं कर पाएंगे, है ना। समझ रहे हैं? तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूल्यांकन परक होना, ये इसकी तदनुभूति परक श्रवण की विशेषता नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। निम्नलिखित संप्रेषण के पक्षों में से बेमेल पद ज्ञात कीजिए। पहुंच, विषयों की प्राथमिकता, बाधाएं, व्यवहार का अर्थ। इनमें से कौन सा बेमेल है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए, पक्षों पर ध्यान दीजिए, कौन कैसे पक्ष हैं, आपको समझ में आ जाएगा।
संप्रेषण में पहुंच, विषयों की प्राथमिकता और बाधाएं, इन तीनों को आप देखिए तो ये क्या है, ये तीनों के तीनों, विषयों की प्राथमिकता और बाधाएं और पहुंच, ये तीनों क्या हैं, ये भौतिक पक्ष हैं। संप्रेषण के ये भौतिक पक्ष हैं, ABC। लेकिन व्यवहार का अर्थ अगर हम देखें तो व्यवहार ये मनोसामाजिक पक्ष के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि ये तीनों तो एक ग्रुप से संबंधित है, भौतिक पक्ष है। पहुंच, विषयों की प्राथमिकता, क्या विषय है, और बाधा क्या आ रही है, तो ये तो भौतिक हो गई। लेकिन व्यवहार का अर्थ क्या है, तो ये तो भौतिक पक्ष नहीं है ना, ये मनोसामाजिक है, तो ये डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्वैयक्तिक संबंधों का निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो अंतर संबंधों के निर्माण में समस्या कौन उत्पन्न कर सकता है, ये आपको बताना है। शर्मीलापन, संवैगिक परिपक्वता, ये सामवेगिक होना चाहिए, सामवेगिक परिपक्वता, और दृढ़ता, प्रकता और तदनुभूति। बताइए, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का निर्माण अगर कर रहे हैं आप तो कौन सा इसमें समस्या उत्पन्न कर सकता है। इसका उत्तर है शर्मीलापन। शर्माते ही रहेंगे, कुछ कह ही नहीं पाएंगे तो संबंध कैसे बनेंगे, आप कुछ कह ही नहीं पाएंगे तो अंतर्वैयक्तिक संबंधों का निर्माण नहीं हो पाएगा, ये बाधा उत्पन्न करेगा, समस्या उत्पन्न करेगा। प्रश्न संख्या 15, किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे जाता है वह है। किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे जाता है वह है, क्या है बताइए। ऊर्ध्वगामी, अनुप्रस्थ, विकर्ण, अधोगामी। सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ध्यान से अगर करिए तो आपका भी ये उत्तर सही हो जाएगा, और इसका सही उत्तर है विकर्ण संप्रेषण। मैं इसको आपको समझा रहा हूँ। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण जो होता है, ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की ओर जाना। मान लीजिए कि ये कोई कंपनी है, तो कंपनी में एक बॉस होता है, MD होते हैं और बहुत सारे, तो नीचे के जो कर्मी हैं वो ऊपर की तरफ कोई संप्रेषण कर रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो ये ऊर्ध्वगामी संप्रेषण हो जाएगा। अनुप्रस्थ जो है, ये कोई संगठन है तो नीचे की ओर, अनुप्रस्थ की हम बात कर रहे हैं, तो अनुप्रस्थ क्या होगा, बराबर में ये होता है। मान लीजिए कि कोई स्टाफ है किसी कंपनी का या ऑफिस का, तो उसमें एक ऑफिसर है, एक बॉस हो गया, और उसके नीचे ये और इसके हेल्प करने के लिए क्लर्क हैं ये लोग, तो इनके जो समान लोगों के बीच में होगा ये अनुप्रस्थ संप्रेषण हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं, ये अनुप्रस्थ संप्रेषण हो जाएगा। और ये जो यानी कि ऊर्ध्वगामी एक स्तर से परे हो गया, एक स्तर से एक स्तर के बीच में ये अनुप्रस्थ हो गया। ऐसे ही अधोगामी की अगर हम बात करें तो अधोगामी, जैसे ये ऊर्ध्वगामी था यानी कि नीचे से ऊपर जा रहा था, अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा। लेकिन अब विकर्ण में क्या होता है, ये ध्यान देने की बात है कि मान लो कि यहाँ पे प्रबंधक है, कोई श्रमिक बैठा, प्रबंधक है और ये सब श्रमिक बैठे हुए हैं, अब इनमें डायरेक्ट ऐसे ही हो जाए, बीच से कोई मतलब ही ना रह जाए, तो ये विकर्ण संप्रेषण हो जाएगा। बीच को छोड़कर डायरेक्ट यहाँ कर दिया गया, तो ये 15 का सी हो जाएगा। ठीक है ना आंसर। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में निम्नलिखित प्रतिमानों में से किसमें समानता संबंध संपोषित होता है। किसमें समानता संबंध संपोषित होता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के पास भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर प्राधिकार भी होता है। बताइए, संतुलित विभाजन प्रतिमान, समानता प्रतिमान, असंतुलित विभाजन प्रतिमान, एकाधिकार प्रतिमान। देखिए, पढ़िए ध्यान से। किसमें समानता संबंध संपोषित होता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के पास भिन्न भिन्न क्षेत्रों का भी प्राधिकार होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे समानता केवल तो है नहीं, दूसरी भी चीज़ है, तो बी तो कट हो जाएगा, असंतुलित होगा ही नहीं, क्योंकि समानता की बात हो रही, समानता संबंध और प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, तो असंतुलित हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। एकाधिकार भी यहाँ नहीं होगा। उत्तर हो जाएगा संतुलित विभाजन प्रतिमान, यानी कि संतुलित तौर पे विभाजित किया गया है, समानता संबंध भी है और साथ में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी वैल्यू भी है, उस पर प्राधिकार भी है, तो ये 16 का ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित संप्रेषण संजालों में से किसमें समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकटतम सदस्य से ही संप्रेषण कर पाता है। केवल इसमें अपने से निकटतम समूह का जो सदस्य होगा उसी से संप्रेषण कर पाएगा। ऐसा कौन सा संप्रेषण है? चक्र संजाल,
वायु संजाल, श्रृंखला संजाल, और अगला विकल्प है वृत्त संजाल। ठीक है ना। आपको बताना है कि किसमें केवल पास का सदस्य ही, निकटतम सदस्य ही ऐसा कर पाता है, संप्रेषण कर पाता है। तो चक्र संजाल, वायु संजाल आप देख लीजिए, श्रृंखला संजाल अपने से निकटतम सदस्य, तो इसका आंसर है श्रृंखला संजाल। श्रृंखला संजाल में कोई चीज़ श्रृंखला में जुड़ी होगी, तो इसमें मान लीजिए ये ABC हैं, C किससे कर पाएगा? B से कर पाएगा, D से कर पाएगा, B किससे कर पाएगा? A से और C से, और किसी से नहीं कर पाएगा ना। चक्र संजाल ऐसे चक्र में होता है। ऐसा करेंगे, कुछ चीज़ों को हम लोग और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, है ना। और इसमें जो श्रृंखला संजाल में क्या होगा, केवल निकटतम उससे संपोषण कर पाएगा, तो ये आपको फिगर से समझाना हमको पड़ेगा। तो देखते हैं, अगर आपको इतने में समझ में नहीं आता है तो आगे कुछ हम लोग कर लेंगे। इस पर कुछ मटेरियल मेरे पास है। जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को, 18वां प्रश्न है, प्रतिबंधित किया जा रहा है, तो वो एक प्रकार से प्रक्रिया करते हैं, जिसे कहा जा सकता है, जिसे क्या कहा जा सकता है? मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक सतर्कता, मनोवैज्ञानिक प्रतिघात, मनोवैज्ञानिक दृढ़ता। और इसका सही उत्तर है C, मनोवैज्ञानिक प्रतिघात। जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है, उनके जो विकल्प है उनको सीमित किया जा रहा है, तो इस स्थिति में उनके द्वारा जो प्रक्रिया की जाती है उसको मनोवैज्ञानिक प्रतिघात की संज्ञा दी जाती है, प्रतिघात की संज्ञा दी जाती है। याद कर लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए। संप्रेषण को प्रक्रम में, संप्रेषण की जो प्रक्रम है, तो प्रथम चरण इसमें आपको बताना है। संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण है, यह को नहीं, यह क्या होगा? संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण है। टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा जानते हैं क्यों हुई है? रात में नींद आ रही थी तब ये टाइप कर रहा था। तो बताइए, कूट संकेतन, संदेश, विसंकेतन, ग्रहण, और इसका सही आंसर है कूट संकेतन। होता क्या है, सबसे पहले संप्रेषण के लिए प्रेषक चाहिए, तो फर्स्ट प्रेषक होता है। प्रेषक के बाद में सेकंड होता है कूट संकेतन। कूट संकेतन के बाद में होता है संदेश, थर्ड पे, इसको आप लिख भी लीजिएगा। और थर्ड पे संदेश के बाद में होता है विसंकेतन। और विसंकेतन जब हो जाता है, यानी कि डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग जो आप पढ़ते हैं, तो डिकोडिंग, और फिर क्या होता है? ग्रहण, रिसीव कर लिया जाता है। ये क्रम होता है, यानी प्रेषक, प्रेषक के बाद में कूट संकेतन, फिर संदेश, संदेश के बाद में विसंकेतन, फिर ग्रहण, ये होगा टोटल। निम्नलिखित में से कौन कौशल किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है? निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है। चीज़ें उधार लेना, स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना, शक्ति अभिप्रेरणा, और पार्टी में प्रसन्न रहना। सिंपल सा प्रश्न है, सिंपल सा उत्तर भी हो जाएगा। जब स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर आप किसी से जुड़े हैं, अगर उसकी सहायता करते हैं, तो ये निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होगा। अब वो मदद मांगे तब भी आप मदद ना करें, तब तो ये झूठी वाली मित्रता हुई ना। ठीक है ना। लेकिन आपको भी ध्यान में रखना चाहिए कि आप, अगर कोई आपकी मदद कर रहा है तो आप भी समय पे उसकी मदद करें। मान ली किसी से पैसे की बात आपने मदद के रूप में ली है, पैसा ले लिया है, तो समय से उसको वापस करें। अगर किसी ने आपको बुरे समय में साथ दिया है आपको, है ना, तो आप भी जब उसका कुछ ऐसा समय हो तो आप भी साथ दें। ठीक है ना। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। ऐसे करते रहिए, हफ्ते भर में 1-2 हम ऐसे कर लिया करेंगे, 150 प्रश्न हम कर लेंगे तो हमारा कुछ भला हो जाएगा। और जिन लोगों को डर लग रहा है वो आराम से पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है ना। देखेंगे, अगर कुछ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है ना। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।